पर अलग थलग नहीं है। हालांकि बात अगर हम करें यहाँ पर खासतौर से, क्योंकि अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं ग्लोबल मीडिया की, जब खासतौर से बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यहाँ का डॉन, यहाँ कहा गया है कि पुतिन की भारत यात्रा पीएम मोदी के लिए कठिन है। साथ ही ये भी कहा गया है कि रूस के साथ डील से अमेरिका को नाराज हो सकता है। और वहीं अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच व्यापार पर हो रही बातचीत पर इसका असर पड़ सकता है। ये एक प्रतिक्रिया है। हालांकि बात यूक्रेन की भी करें, कीव इंडिपेंडेंट की अगर की जाए तो यहां कहा गया है कि भारत रूस में दशकों पुरानी दोस्ती है, भारत की कूटनीति की कड़ी परीक्षा भी है, और साथ ही एक उम्मीद भी यहां पर जताई गई है कि भारत रूस पर दबाव बनाए ताकि युद्ध जो है वो कमजोर पड़ सके। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, रिएक्शन है जिस तरीके से जो नजर आती हैं। चीन की अगर हम बात करें, यहां पर ग्लोबल टाइम्स, और उसमें कहा गया है कि बेहद रणनीतिक जो रिश्ते हैं दोनों के, वो यहां नजर आते हैं। साथ ही अगर देखा जाए किसी भी दबाव को झेलने में सक्षम हैं दोनों देश, यानी भारत और रूस की अगर बात की जाए, और दोनों देश स्वतंत्र देश नीति को बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी बानगी लगातार हमें नजर आई है। जिस तरीके से भारत रूस की जो रणनीतिक साझेदारी की बात की जाए, द्विपक्षीय संबंधों की बात की जाए, और ये जो खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं, ये ग्लोबल मीडिया जो कह रहा है, और लगातार ये तस्वीर जो कि वैश्विक पटल पर छाई रही, ये तस्वीर अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। और उसी को लेकर हमने देखा किस तरीके से ग्लोबल मीडिया जो है अलग अलग हेडलाइन बनती हुई यहां नजर आई हैं। फिलहाल किस तरीके से और रिएक्शंस आई हैं, प्रतिक्रियाएं आई हैं, इस पर हम और जानकारी लेंगे। रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन का, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है वैश्विक पटल पर अगर देखा जाए, भारत और रशिया एक ऐसी साझेदारी जिसको लेकर तमाम तरह के पहले कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन हमने रिएक्शंस अपने दर्शकों को अभी बताए। इसमें अगर बात की जाए किस तरीके से इन रिएक्शंस में कड़ा संदेश जो है वो छिपा हुआ है, और एक ऐसा मजबूत संदेश जो कि कहीं ना कहीं भारत के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ग्लोबल मीडिया भी उसी तरह से विभाजित हुई है जिस तरीके से पूरी दुनिया विभाजित है। खास करके डोनाल्ड ट्रंप के जो एक मनमानापूर्ण रवैया है, उसके चलते ग्लोबल मीडिया में भी पहले से ही काफी रिएक्शन है। और राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा जो 2021 के बाद आज पहली बार हो रही है, तो इसे लेकर ग्लोबल मीडिया और उसके अंदर उत्सुकता है कि अगर 4 साल यात्रा नहीं हुई तो 5वें साल यात्रा करने की क्या जरूरत थी। अब जबकि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध जो है वो थोड़े से अजीब तरह के हैं। टैरिफ का भारत पर दबाव है और रूस के कारण टैरिफ का दबाव है भारत पे। तो यह एक नई कड़ी है जिसे कि अमेरिका ने भारत पे थोपा है। तो निश्चित तौर पे ग्लोबल मीडिया इसके आईने में सारी चीजों को देख रहा है। लेकिन ग्लोबल मीडिया के सामने एक यह भी है स्थिति कि वो रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है, उस संघर्ष भी ग्लोबल मीडिया के ध्यान में रहती है कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच का संघर्ष 4 साल हो गया, अभी तक नहीं सुलझा है। और इसमें साफ साफ झलकता है कि कुछ ग्लोबल मीडिया है, खास करके पश्चिमी ग्लोबल मीडिया, वो चाहते हैं कि ठीक है, आप पुतिन से मिल रहे हैं, लेकिन आप उस अवसर का उपयोग कीजिए कि संघर्ष विराम हो, रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है वो खत्म हो, और पुतिन को इस तरीके से मजबूत न बनाए ताकि वो अन्य जो उस संघर्ष को और मजबूती मिले। तो इस तरह के पश्चिमी मीडिया में है। लेकिन जो अल जजीरा है, अल जजीरा को मानते हैं कि वो एशिया का एक वॉइस बनने की कोशिश करता है कई बार वो। तो अल जजीरा के अंदर एक है कि इसकी एक तरीके से तारीफ की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन दोनों काफी मजबूत है। और अल जजीरा ने इससे कहा है कि ये समय की जरूरत को रखते हुए दोनों ने ये निर्णय लिया है, मिलने का निर्णय लिया है। एक सांकेतिक देखिए, अगर ग्लोबल टाइम्स की देखें, जो चीन का अखबार है, एक सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स, और ग्लोबल टाइम्स कई मायने में जो है वो रूस की आलोचना नहीं करता किसी भी तरीके से। भारत के साथ चीन के जो खट्टे मीठे संबंध है वो ग्लोबल टाइम्स में दिखते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन भारत आए हैं, तो ग्लोबल टाइम्स ने इस यात्रा की काफी तारीफ की है। यह भी कहा है कि दोनों की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी है। तो अखिलेश, अधिकतर जगह तारीफ हमें नजर आती है, लेकिन पड़ोसी मुल्क की अगर बात की जाए, वो फिर से एक बार परेशानी नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे पड़ोसी मुल्क भारत की किसी भी चीज को तारीफ की निगाह से नहीं देखते। तो अब उनके दिमाग में, उनके आंखों पे एक ऐसा चश्मा है, जो चश्मा जो है वो हमेशा उनको काला दिखाई देता है भारत की तरफ से। तो इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, भले ही वहाँ के एक्सपर्ट दूसरी बात सोच रहे हो, लेकिन वहाँ की मीडिया जो है वो गवर्नमेंट की लाइन टो करती है, और उन्हें यह लगता है कि
भारत इससे मुश्किल में पड़ जाएगा। भारत मुश्किल में कभी नहीं पड़ा अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की वजह से। दरअसल भारत की क्षमता यही रही कि जी। हमेशा वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाता रहा और अन्य देशों के साथ संबंध भी विकसित करता रहा। इसलिए भारत को मानते हैं कि एक ऐसी ताकत है जो कि नीतियों पे, सिद्धांतों पे समझौता नहीं करती। भारत जी। ऐसी ताकत है जो सिर्फ कह सकते हैं कि शांति के पक्ष में खड़ी रहती है, जैसा कि नरेंद्र मोदी भी बार बार कहते हैं। रूस के राष्ट्रपति से भी उन्होंने ही कहा था दुनिया में सबसे पहले। तो पड़ोसी पाकिस्तान की बात तो छोड़ दें, उनकी मीडिया, उनकी जो सरकार है, उनकी सरकार वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वो एक ऐसी लाइन को ट्रो करती है जिस लाइन का कोई अंतर्राष्ट्रीय महत्व नहीं होता। जस्ट एक प्रोवोकेटिंग है, रिएक्शन उनको आना है तो रिएक्ट करते हैं। जी जी अखिलेश, यानी हम मान सकते हैं कि किस तरीके से जो ग्लोबल मीडिया की जो रिएक्शंस आई हैं और उसमें भी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की अगर बात की जाए वो सबसे मजबूत कड़ी के तौर पर देखी जा रही है। निश्चित तौर पे खास करके सभी को हैरत इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, भारत पे 50% का टैरिफ है हमारे सामान के निर्यात पे। और ऐसी स्थिति में भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में भारत को अचानक एक घोषणा कर देनी चाहिए थी कि हम तेल का आयात नहीं करेंगे रूस से। हाँ, हम पुतिन से इस साल शिखर सम्मेलन नहीं करेंगे। शिखर जी। सम्मेलन जो एनुअल है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो इस तरह के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दबाव में भारत आ जाएगा, क्योंकि लेकिन भारत इस दबाव में नहीं आया। तो इस बिल्कुल। बात की कहे कि तारीफ ही एक तरीके से हो रही है कि भारत ने जिस तरीके से इस चुनौती को स्वीकार किया है कि जो हमारे परंपरागत संबंध है, हमारे जो पुराने रणनीतिक साझेदार जी। हैं, उन रणनीतिक साझेदारों से हम एक टैरिफ की वजह से अपना रिश्ता नहीं। बिल्कुल अखिलेश, ये एक नया भारत है जो कि हर एक चुनौती को स्वीकार करता है और उस चुनौती को फिर पार करके भी दिखाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहां जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हां, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की तो यहां पर एक बार फिर से एक नया विवाद जो है वो उपजता हुआ नजर आ रहा है और इसके पीछे वजह है यहां की बाबरी मस्जिद। जी हां, मुर्शिदाबाद की अगर बात की जाए तो यहां नई बाबरी मस्जिद की बात लगातार की जा रही है। राज्यपाल लगातार ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून का आपको यहां पर जाहिर तौर पर ख्याल रखना होगा। और फिलहाल की क्या स्थिति है वो भी आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। इस तरीके से लगातार जो तस्वीरें हैं वो वहां से सामने आ रही हैं। मुर्शिदाबाद की अगर बात की जाए, रेलवे स्टेशन की हम बात करें, कड़ी सुरक्षा है, जो पुलिस बल हैं वो तैनात किए गए हैं, सुरक्षा एजेंसी जो हैं, और खासतौर से ऐसे में पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो कोशिश यही है कि स्थिति जो है वो सामान्य रह सके, शांतिपूर्ण रह सके और उसके लिए जो कुछ प्रयास किए जाने चाहिए वो हो सके। राज्यपाल ने सीधे तौर पर इस बात का इशारा भी किया था कि शांति व्यवस्था बनाए रखनी होगी, लोग जो हैं वो बहकावे ना आए और अगर किसी तरह की उनको परेशानी होती है, दिक्कत होती है तो वो उसकी शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल और क्या कुछ तस्वीरें हैं वो आपके साथ हम यहाँ साझा कर लेते हैं, क्योंकि खासतौर से ये वो तस्वीरें हैं जो कि नजर आई थी। लेकिन कैसे इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब मस्जिद निर्माण की बात वहां की गई थी तो इसके जरिए स्थिति क्या बनती हुई नजर आती है। और खासतौर से जब इतनी बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं लोग जुटते हैं एक साथ, तो कहीं ना कहीं इस तरह के कोई भी जो विवाद है वो कैसे बड़ा हो सकता है, या वाकई इस विवाद को बड़ा करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही थी। आप देख सकते हैं कैसे जो लोग हैं वो जा रहे हैं यहाँ पर। और अगर देखा जाए सुरक्षा की दृष्टि से, अगर देखा जाए, आपको बता दें इस मस्जिद का जो निर्माण है वो कोलकाता एयरपोर्ट के पास होने की बात कही गई। और आप देख पा रहे होंगे जो लोग हैं कैसे जो ईंटें हैं वो यहाँ लगातार लेके जा रहे हैं और कोशिश यही की जा रही थी कि व्यवस्था कैसे शांतिपूर्ण रह सकती है। लेकिन शायद लोगों को भड़काने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो सामान्य ना रहने पाए, क्योंकि इसको लेकर लगातार हमने देखा था कि किस तरीके से जो अलग अलग जो भाषण थे वो सामने आए थे, जो बातें कही गई थी वो सामने आई थी। फिलहाल और क्या कुछ यहाँ पर स्थिति अब सामने आई है वो आपके साथ हम साझा कर लेते हैं, क्या कुछ कहा गया है। क्योंकि मुर्शिदाबाद में जब नई बाबरी मस्जिद की बात कही जा रही है, यहाँ पर शिलान्यास से पहले राज्यपाल ने जनता से अपील भी की कि तमाम लोग जो हैं वो शांति बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान कतई ना दें और खासतौर से भड़काऊ भाषण पर गौर ना करने की बात उन्होंने कही। साथ ही कहा कि किसी भी अप्रिय घटना पर या कोई धमकी आपको देता है तो उसकी जानकारी आप तुरंत दें।
ममता सरकार को राज्यपाल का जो ये ऑर्डर है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश उन्होंने दिए हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं वहां पर ये मामला और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। लेकिन ये आखिर पूरा मामला क्या है, ये आपको और तसल्ली से हम यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि खासतौर से जब बात की जाए बाबरी मस्जिद की, जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके चलते किस तरीके से स्थिति जो है वो और बिगड़ सकती है। मुर्शिदाबाद के बेलडांग में शिलान्यास का आयोजन है, उसकी तस्वीरें आपने देखी, किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में यहां पर जा रहे हैं। अयोध्या की तर्ज पर बाबरी मस्जिद का प्रस्ताव यहां पर दिया गया और यही रट लगातार वो यहां पर लगाते हुए नजर आए और उसी को लेकर राज्यपाल ने यहां पर अपील भी की। टीएमसी के पूर्व नेता हैं हुमायूं कबीर, जिन्होंने ये प्रस्ताव दिया था बाबरी मस्जिद का, और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर यहां पर अड़े हुए हैं, लगातार यही राग वो अलापते रहे कि बाबरी मस्जिद यहां बनाएंगे, और उसी वजह से पार्टी ने हुमायूं कबीर को लंबित भी किया। लेकिन स्थिति जो है वो वहीं पर थमी नहीं है, अभी भी वही हालात हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका जो है वो दाखिल भी की गई थी। लेकिन इस याचिका की अगर बात की जाए, यहाँ जो बात कही गई थी याचिका में सांप्रदायिक तनाव का हवाला दिया गया था, लेकिन कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम बता देते हैं। जी हाँ, कोर्ट का क्या कुछ कहना है। दरअसल कोर्ट का सीधे तौर पर यही कहना है, कलकत्ता हाईकोर्ट की अगर हम बात करें, उसने हस्तक्षेप से इसमें इनकार कर दिया है। याचिका में समारोह पर रोक लगाने की मांग की गई थी, प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने की राय जरूर दी गई है, लेकिन हस्तक्षेप यहां पर नहीं करने की जो स्थिति है वो फिलहाल सामने आ रही है। और कैसे ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बड़ी गंभीर स्थिति नजर आती है। इसी को लेकर पहले राज्यपाल जो है उन्होंने लोगों को सचेत भी किया था। फिलहाल हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से, उनसे जान लेते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। सौरभ, जानना चाहेंगे अगर इस वक्त की तस्वीरों की भी हम बात करें, दर्शकों को भी हमने दिखाई किस तरह के हालात बने हुए हैं और जो शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई थी, राज्यपाल ने जो अपील की थी, वो क्या स्थिति नजर आती है? मुकुल, देखिए, राज्यपाल ने अपील की है और उसके चलते कोर्ट ने भी ये कहा है कि कानून व्यवस्था हाल रखने की जिम्मेदारी वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर है। तो इसके चलते वो तस्वीर आज सुबह से दिखा रहे हैं कि रास्ते रास्ते पे बहुत सारे पुलिस फोर्स, आरएफ, आरपी, रैपिड एक्शन फोर्स, रैफ, वो मुतैन किए गए हैं, यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। यहाँ तक बेलडा का जो नियर बाय जो रेल स्टेशन है उसमें भी आरपीएफ भी वो भी अलर्ट है। देखा जा चुका है कि पिछली बार जब सीए हो, एनआरसी हो या फिर वक्फ हो, वो जो वक्फ संशोधन आइन जब आया था, संशोधनी आइन जब आया था, तो तब क्या हुआ था, तब यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टीज है, इस पे ज्यादा हमले हुए थे, तो इसके लिए आरपीएफ भी तैनात है इसके चलते। लेकिन इस पूरे मामले में जैसे कि आपने कहा कि हुमायूं कबीर पर निलंबित किए गए, जो तस्वीरें हमने दिखाए, जो लोग वहां पे जा रहे थे ईटा लेके, सर पे ईटा लेके शिलान्यास कार्यक्रम के लिए, हर बार ये कहना है कि वो ममता से नाराज है, सीएम ममता बनर्जी से नाराज है। तो हमने पूछा कि आपके नाराजगी का कारण क्या है, तो वो कहते हैं कि देखिए, जो भी हमसे वादा किया गया था वो सारे वादे टूट गए हैं जी। एसआईआर के बारे में कहा गया था कि एसआईआर को यहाँ पे लागू नहीं होने देंगे, वक्फ के बारे में कहा गया था वक्फ को लागू होने नहीं देंगे, लेकिन कोई भी वादा ना रहा, तो जो वादा टूट गया है इसके कारण उनका कहना है कि 2026 में वो इसका जवाब देंगे। लेकिन क्या जवाब देंगे, कितना जवाब दे सकते हैं, वो तो 2026 की ईवीएम के बाद जब रिजल्ट निकल के सामने आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है, क्योंकि मुर्शिदाबाद सेंसिटिव है, भावुक जगह है, इसलिए बिल्कुल सौरभ, लेकिन क्योंकि चुनाव से पहले इस तरह का एक मुद्दा उसको उठाना, जहां पर जाहिर तौर पर सांप्रदायिक मुद्दे को जिस तरीके से तूल दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, क्योंकि कोलकाता एयरपोर्ट बिल्कुल वहीं पर है, कितना एक बड़ी चुनौती है जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए भी, और क्या कुछ आगे अब जो कार्रवाई है वो हो सकती है? देखिए, ये जो यहाँ पे हो रहा है ये कलकत्ता से लगभग 4 या 5 घंटे की दूरी में है, ये अलग एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे चलते जिस नाम को लेके ये मस्जिद हो रहा है, मस्जिद जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनका भी कहना था कि ये नाम से उन्होंने हुमायूं कबीर को निलंबित किया है। अब ये नाम क्यों, यहाँ का जो जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं हुमायूं कबीर के, उनका कहना है कि उनका ये इमोशन जुड़ा हुआ है, लेकिन उल्टे दिशा से कह रहे हैं कि इस नाम जब ये यूज कर रहे हैं, जो विरोधी है यहाँ पे ये भी कह रहे हैं असल में इसके पीछे वो वोट बैंक का पॉलिटिक्स, इसीलिए ये सब हो रहा है।
यानी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह का जो कदम है लगातार उठाया जा रहा है, लोगों को भड़काने की कोशिश भी की गई। इससे पहले कई मुद्दे हमने ऐसे देखे हैं। फिलहाल देखना होगा यहां पर और क्या नया मोड़ जो है इस पूरे मामले में नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ दत्ता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाना आपने किस तरीके से पश्चिम बंगाल में भी हालात बने हुए हैं। फिलहाल हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और न्यूज पंच में बात कर लेते हैं इंडिगो एयरलाइंस की, जो हवा में नहीं बल्कि यहां नीचे नजर आ रही है। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि हालात ऐसे ही हैं कि आखिर क्या वजह इसके पीछे रही। लेकिन गड़बड़ी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई जो है वो लगातार की जाएगी। सरकार ने तरीके का अल्टीमेटम जो है वो यहां इंडिगो को जरूर दे दिया है। क्या कुछ उसमें कहा गया है और किस तरीके की जो बात है वो इस पे निकल कर आ रही है, क्योंकि जो लोग हैं परेशान हो रहे हैं। करीब 60% से ज्यादा हिस्सा इंडिगो के पास है। जब हम हवाई यात्रा की बात करते हैं, 2000 से ज्यादा उड़ानें जो हैं वो लगातार संचालित की जाती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर एकदम से वो रुक जाएं तो लोगों की जो मुसीबत है बढ़ती नजर आती है। लोगों का गुस्सा जो है वो जरूर सातवें आसमान पर नजर आता है। लेकिन इंडिगो एयरलाइन जो कि ना सिर्फ रिंग भी नहीं रही बल्कि नीचे रुक चुकी है पूरी तरीके से। अब CEO जो हैं उन्होंने, हमने देखा था किस तरह का बयान दिया था, माफी मांगी थी इस एयरलाइन ने। लेकिन उसके बावजूद आखिर वजह क्या रही, किस तरह की जो कमियां हैं वो की गई, जो गड़बड़ियां हैं वो रही और पहले भी उनको ठीक किया जा सकता था। ग्राफिक के माध्यम से आपको बताते हैं क्या कुछ तैयारी की जानी चाहिए थी जो शायद इंडिगो नहीं कर पाया, और उसी वजह से लगातार लोगों का गुस्सा जो है इस एयरलाइन पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें खासतौर से जब बात की जा रही है कि कैसे यहाँ पर सरकार ने जो अल्टीमेटम यहाँ एक दिया है, क्योंकि सरकार का सीधे तौर पर यही कहना है कि एक उच्च स्तरीय जांच इस पे की जानी चाहिए इस पूरे मामले में, और खासतौर से इंडिगो में बड़ी गड़बड़ी की जो जांच है वो की जाएगी, ये कहा गया है। खासतौर से नागर विमान मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी है कल हमने देखा था, क्योंकि लोग जिस तरीके से परेशान हो रहे थे 2-3 दिन से, और इससे पहले भी हमने देखा था। अब उचित कार्रवाई के लिए जवाबदेही जो है वो तय की जाएगी, जवाब जो है वो देना पड़ेगा। जो लोग हैं परेशान हुए हैं और भविष्य में इस तरह से जो असुविधा है वो लोगों को ना हो। हवाई सेवा, एक हवाई सुविधा लोगों को दी जाती है, लेकिन वहीं पर अगर मुश्किल होगी तो उस तरह जांच कराने का जो फैसला है वो सरकार ने यहाँ पर लिया है। साथ ही जो जवाबदेही है वो भी सुनिश्चित की जाएगी कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और भविष्य में इस तरह की जो कोई भी गड़बड़ी है वो ना हो। इस बात का ख्याल रखना होगा इंडिगो को, क्योंकि जिस तरीके से लोग लगातार परेशान हो रहे थे, और इस परेशानी में भी हमने देखा जो दूसरी एयरलाइन थी वहाँ भी किस तरह के हालात बने। लेकिन अगर देखा जाए अब इंडिगो जो है जवाब उनकी तरफ से यहाँ पर दिया गया था, लेकिन ऐसे में और क्या कुछ जो स्थिति है वो स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंडिगो को सख्त एक अल्टीमेटम अगर कहा जाए, जो अब ऑर्डर दिया गया है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से निर्देश मिला है कि उड़ान ड्यूटी समय जो सीमा है इसका आदेश स्थगित किया गया, और यात्रियों को हर एक जो अपडेट है वो इस एयरलाइन को देना होगा। ऑटोमेटिक रिफंड जो है उसको सुनिश्चित किया जाए, साथ ही जो प्रभावित यात्रियों को राहत देना प्राथमिकता में रखा जाए। यानी जो जिनको परेशानी हो रही है कैसे आप उनको राहत दे सकते हैं। लंबी देरी के कारण फंसे यात्रियों से जो होटल की सुविधा है वो उनको दी जाए, क्योंकि हमने देखा 8 से 10 घंटे जो लोग हैं वो एयरपोर्ट पे थे। जिस तरीके से अब जो ठंड है वो भी दस्तक दे चुकी है। वरिष्ठ नागरिकों की बात की जाए, दिव्यांगजनों की बात की जाए, उनके लिए विशेष इंतजाम कम से कम इंडिगो को करने चाहिए, और साथ ही विलंबित उड़ानों से प्रभावित यात्रियों को रिफ्रेशमेंट भी दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो नागर विमान मंत्रालय की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। यानी किसी को अगर किसी तरह की असुविधा होती है तो वो इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है। ये नंबर हैं 011-246-1083, साथ ही 011-246-93963, और इसके अलावा 096503-91859 पर जो लोग हैं वो कॉल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा कदम हम कह सकते हैं, सराहनीय कदम जो कि सरकार की तरफ से उठाया गया है, जिसके चलते
अगर देखा जाए, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से जो लोग हैं उनको सुविधा मिल सके। और खासतौर से एविएशन इंडस्ट्री पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक लगाम कसना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इंडिगो संकट के बीच यात्रियों से आपको बता दें, मनमाना किराया जो है वो वसूला गया। इंडिगो जो कि उड़ान नहीं भर पा रही थी, लेकिन ऐसे में जो उड़ान भर पा रहे थे उनको बहुत जो टिकट है वो महंगे दाम पर मिली। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, यानी अब जो कई गुना उन्होंने टिकट के पैसे उनसे वसूले। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लंदन जाने जितना चेन्नई पहुंचना जो है महंगा हो चुका। इन एयरलाइंस ने इस तरह का जो टिकट चार्ज है वो लोगों से वसूला। और ऐसे में जो आम जनता है किस तरीके से वहाँ परेशान हुई। एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए, क्या स्थिति रही, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा देते हैं किस तरीके से लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसका संज्ञान लिया सरकार ने। इंडिगो की मनमानी जो है वो नजर आई, लंबी कतारें आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ इसी वजह से कि जो नियम समय से लागू होना चाहिए था वो समय से लागू नहीं हुआ, और इसका खामियाजा आम जनता को, आम यात्रियों को यहाँ भुगतना पड़ा, जिनको एक जगह से दूसरे गंतव्य पर पहुंचना था। अलग अलग परिस्थितियां उनके सामने थीं, लेकिन लगातार एयरपोर्ट के बाहर इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आती रहीं। जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हुए, आप देख सकते हैं, क्योंकि ना तो उनको सही समय पर सही सूचना दी गई, और उसके साथ साथ घंटों हम देख सकते हैं कैसे जो यात्री हैं वो परेशान रहे। क्या कुछ कहना है यात्रियों का, आइए सुनते हैं। मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप रिफंड ले लो, लेकिन फ़्लाइट रीशेड्यूल भी नहीं होगी और दूसरा कोई पॉसिबल वे है ही नहीं। अब सारे हाथ खड़े कर दिए। अब हमारा पैसा लेके क्या करेंगे जब अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। मेरी फ़्लाइट थी फ्रॉम राजमंड्री टू इंदौर वाया हैदराबाद। मेरा लगेज 2 डेज़ से मैं आ गया, पर मेरा लगेज 2 डेज़ से नहीं आया। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। एक नंबर दिया था कॉल करने को, पर वो नंबर कोई रिसीव नहीं कर रहा है। It is very ridiculous. They are asking us to stay for 2 days. Where shall we stay? Who is going to pay the expenses of the hotels and all? They are not paying any expenses. Simply they are saying you need to stay for another 2 days. Once the flights are starting, then you can move from here. By anyhow mean, I came from other airline, and then my luggage is still lost, and I'm here standing for my luggage from past 2 days. तो सुना आपने, यात्री कितने परेशान है। या तो वो गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाए, अगर पहुंच भी गए तो जो उनका सामान था, जो लगेज था, उनको मिल ही नहीं रहा है। और ऐसे में यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। आज के दिन की अगर बात की जाए, आज भी सुबह से इस तरह की जो शिकायतें थी वो लगातार मिल रही थी। फिलहाल किस तरह की स्थिति बनी हुई है ये जान लेते हैं। रुक करेंगे हमारे संवाददाता मोहित का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, जानना चाहेंगे आपसे, इंडिगो एयरलाइंस की अगर बात की जाए, 60% से ज्यादा इसकी हिस्सेदारी, उसके बावजूद इस तरह से अगर सुविधाएं दी जाएंगी तो शायद हवाई सुविधा से तो लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। देखिए मुकुल, बहुत सही कह रहे हैं आप, और बहुत वाजिब चीज़ भी है कि जिस एयरलाइंस की, हिंदुस्तान की एयरलाइंस सेक्टर में 60% से ज़्यादा हिस्सेदारी हो, 2300 से ज़्यादा जिसकी नेशनल और इंटरनेशनल उड़ानें जो एयरलाइंस अपनी करती हो, उसके अलावा 41,000 से ज़्यादा जिसके पास अस्थायी कर्मचारी हो, और जिसके पास 5456 ट्रेंड पायलट हो, तो आप समझिए कि वो एयरलाइंस अगर इस तरीके का बर्ताव और सलूक करती है तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि आखिरकार क्यों इंडिगो ने, जब FDTL के नए नियम 1 जुलाई से लागू हो गए थे, तो अब तक वो लेट लतीफी क्यों करती रही? क्यों उसने अपने स्टाफ की कमी को पूरा क्यों नहीं किया? क्यों जो जब फ्लाइट रद्द होती है या फिर डाइवर्ट होती है या फिर यात्रियों को मुसीबत होती है, परेशानी होती है, तो ऐसे समय पे सहूलियत क्यों नहीं दी गई? और यही सारे सवाल हैं जिसका जवाब लोग पूछ रहे हैं। मंत्रालय ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करेंगे, और जांच रिपोर्ट आने के बाद आप समझिए कि कार्रवाई होना भी इस पर तय है। FDTL के जो नए नियम हैं 1 जुलाई से लागू हुए थे, इसकी शुरुआत होती है मुकुल, आप समझिए जनवरी 2024 से, जब पायलट एसोसिएशन के लोग दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर ये कहते हैं कि साहब हमें पर्याप्त रेस्ट नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये नए नियम शुरू होते हैं, और 1 नवंबर से कई सारी तब्दीलियां भी हुई। यानी कि आपके पास 9 महीने से ज्यादा पर्याप्त समय था, लेकिन आपने काम नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ आप समझिए कि आप पिछले 3-4 दिनों के अंदर आपकी 3000 से
ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। मुंबई की बात हो, गोवा की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, चंडीगढ़ की बात हो, दिल्ली की बात हो, लखनऊ की बात हो, लद्दाख की बात हो, आप जहां कहीं भी इंडिगो की तरफ जाते हैं, इंडिगो का रुख करते हैं, वहां से आपको एक मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट डिले है। अब तो आप समझिए कि घर से निकलने से पहले भी सोचना पड़ रहा है कि इंडिगो की फ्लाइट कितनी डिले हो सकती है। इसके लिए कंट्रोल रूम स्थापित हुए हैं, उसके लिए नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो, इस पर केंद्र सरकार की नजर है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय पूरी तरीके से इस पर नजर बनाकर रखा हुआ है और इतना जरूर है कि एयरलाइंस को भी सरकार ने सहूलियत दी है। 10 फरवरी तक नए नियमों पर राहत दी गई है, यानी कि इंडिगो के पास अब भी समय है कि आप अपने स्टाफ की, क्रू मेंबर्स की टेक्निकल खामियों की दिक्कतों को पूरा कर लीजिए। लेकिन अभी 15 तारीख तक ये मान के समझा जा रहा है, चला जा रहा है कि इंडिगो में ये क्राइसिस चलती आएगी। इसके लिए आप इसके अलावा देखिए और केंद्र सरकार की तरफ से क्या उपाय किए गए हैं, क्या कदम उठाए गए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप समझिए कि 37 ट्रेनों में 116 कोचेस लगाए गए हैं। लोगों की सहूलियत के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। और एक खबर यह भी मिल रही है कि 5 तारीख से लगाकर 15 तारीख तक के जितने भी टिकट बुकिंग के पैसे हैं, यानी कि वो यात्रियों को वापस किए जाएंगे। और आप समझिए कि इंडिगो ने कोई ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि नियम ये कहता है। और जब कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढील भी दी गई है, लेकिन बावजूद उसके अभी तक वही जो पूरी प्रणाली है सही से काम नहीं कर पा रही है। ऐसे में देखना होगा कि लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो लगातार उनकी परेशानी बढ़ रही है, वो कब तक खत्म होती है। और हवाई सफ़र जो है वो अंग्रेजी का सफ़र जिस तरीके से बन चुका है, आखिर लोग भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द ही ये जो सफ़र है, जो सेवा है, वो कब उसकी सुविधा उनको मिल पाएगी। तो फिलहाल के लिए आज न्यूज़ पंच में बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।